सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्विक रिवीजन सीरीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 6 यानी कि छठा पार्ट। और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान। चूंकि हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में जानकारी होना अवश्य जरूरी है, यानी कि संवैधानिक निकाय और असंवैधानिक निकाय। और इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा प्रमुख समितियां, है ना, जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी समितियां हैं, उन समितियों को मैंने इसमें रख दिया है। और अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। बाकी ये वीडियो बहुत ही ब्रीफ वे में लाया गया है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। याद रखिए, ये जो पंचवर्षीय योजना है ये बीएसएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एनडीसी क्या होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। ये डेट इससे पूछ देता है, एनडीसी का गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 में। और सेम क्वेश्चन आपको उसी तरह का है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी 1952 में, यानी कि एनडीसी भी 1952 में और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी आपका 1952 में। अब समझिए इसका एनडीसी का उद्देश्य लाने का क्या था। इसका लाने का उद्देश्य ये था कि जो भी योजना आयोग जो भी योजना तैयार करेगी, उस योजना पर, तैयार किया गया योजना पर विचार विमर्श करना इस एनडीसी का काम है। यानी कि एनडीसी समझने के लिए हम लोग को योजना आयोग समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर योजना आयोग है। योजना आयोग जो है, इसका स्थापना होता है 15 मार्च 1950, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में, के सी नियोगी की अध्यक्षता में। के सी नियोगी कौन थे, हमारे देश के पहले वित्त मंत्री थे। और के सी नियोगी जो है, ये इनकी अध्यक्षता वाली एक सलाहकार बोर्ड बनी थी। उसकी संस्तुति पे, उसकी सिफारिश पर योजना आयोग बनाया गया। और योजना आयोग की स्थापना होता है 15 मार्च 1950 को। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना बनाएगा, और जो भी ये पंचवर्षीय योजना बनाएगा उसको समीक्षा करेगा कौन, एनडीसी, यानी कि योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया योजना पर विचार विमर्श करेगा ये एनडीसी। अब देखिए और हम लोग देख लेते हैं योजना आयोग का उद्देश्य क्या होता है। ये संसाधनों का कुशल यूज करेगा, कुशल दोहन करेगा, ठीक है। और उत्पादन बढ़ाएगा, देश का जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा, जीवन स्तर को सुधारेगा, ठीक है, जो लाइफ है इंसान का उसको सुधारेगा। और हम लोग बात करते हैं, योजना आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यानी कि योजना आयोग को समझने के लिए हम लोग को गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है इसको समझना जरूरी है। तो इसको बाद में देखेंगे तुरंत देखेंगे थोड़ी देर के बाद। और एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है आपसे, योजना आयोग किस प्रकार का संस्था है। तो परामर्शदात्री संस्था है, यानी कि ये परामर्श देता है। ये पंचवर्षीय योजना बनाएगा, यानी कि वही इसका परामर्श है कि पंचवर्षीय योजना में ये चीज होना चाहिए, इस पंचवर्षीय योजना में ये होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का होता है, जिसमें ये योजना बनाता है और परामर्श देता है ये करना चाहिए। अब वो उस पे विचार कौन करेगा, एनडीसी, कि जो योजना आयोग जो तैयार किया है योजना, उस पर विचार विमर्श करेगा ये हमारा एनडीसी, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 1952 में होता है। इसी के साथ साथ एक और हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका भी गठन 1952 में होता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, यानी कि गांव के क्षेत्रों में ये विकास करेगा, विकास को बढ़ावा देगा और वहां पर जीवन स्तर को सुधारेगा, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। योजना आयोग में एक चीज छूट गया था, इसका अध्यक्ष होता है पीएम, ठीक है। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है, और एक कमेटी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग जो है ये आपको 2015 में समाप्त हो गया, ठीक है। और इसके स्थान पर आया था नीति आयोग। क्या आया था, नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना होता है 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। और नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक, जैसे आपसे पूछेगा योजना आयोग क्या है, एक परामर्शदात्री संस्था है, परामर्शदात्री संस्था। उसी तरह नीति आयोग क्या है, नीति आयोग एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक, ये पूछा वो क्वेश्चन, नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। नीति आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। कभी भी नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही रहेगा। और जब से ये 2015 में बना है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यानी कि इसके हमेशा से अध्यक्ष अभी तक नरेंद्र मोदी ही है। बाद में जो होगा चेंज होगा वो अलग चीज है। उपाध्यक्ष इनके हैं सुमन बेरी। लेकिन आपसे पूछ देगा पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो इनके नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया
नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो नीति आयोग के सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, अभी वर्तमान में ये है, बाद में चेंज भी हो सकता है। और पहले नीति आयोग के जो सीईओ है वो है सिंधु श्री खुल्लर, ये थे सबसे पहले सीईओ। याद रखिएगा, योजना आयोग जो है डाउन टू अर्थ मॉडल को फॉलो करती है, यानी कि नीचे से ऊपर, डाउन टू अर्थ मॉडल। वही नीति आयोग ऊपर से डाउन, है ना, मतलब डाउन नीचे समझिएगा। से ऊपर। नीति आयोग जो है शीर्ष से डाउन मॉडल को फॉलो करती है, यानी कि ऊपर से नीचे वाला मॉडल को फॉलो करती है। वहीं ये क्या करती है, योजना आयोग डाउन टू ऊपर वाला मॉडल को फॉलो करती है। ठीक है, अब बात करते हैं, नीति आयोग जो है वो भी एक गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जिस प्रकार हमारा योजना आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी प्रकार नीति आयोग भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसलिए हम लोग को समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है। अब समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को समझते हैं जिसका वर्णन संविधान में है, मतलब जिसका भी वर्णन अगर संविधान में दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, जिसका भी वर्णन, जिससे रिलेटेड हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ेंगे अगर उसका कोई आर्टिकल दिया हुआ संविधान में तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो संवैधानिक निकाय है। जैसे आपसे पूछेगा वित्त आयोग कैसा निकाय है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसका आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। उसी तरह अगर निर्वाचन आयोग के बारे में देखें तो 324 में उल्लेख है आर्टिकल में। ठीक है, उसी तरह बात करें कैग का, बात करें तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 148 में। महान्यायवादी का बात करें, इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में। महाधिवक्ता का बात करें, इसका उल्लेख आर्टिकल 165 में। लोक सेवा आयोग का बात करें, इसका उल्लेख आर्टिकल 315 से 323 में। NCSC, NCST, NCBC तीनों का उल्लेख 338 से 338 भी है। यानी कि और भी आप जितना भी ले सकते हैं, जो भी आप ले लीजिए, जिसमें भी आपका आर्टिकल का उल्लेख है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। अब आते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको वैधानिक निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय बोलते हैं। ठीक है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दो तरह का है, एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको वैधानिक निकाय बोलते हैं, और दूसरा है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो इसमें दो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में दो पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस दोनों को देख, पहले स्टैट्यूटरी बॉडी को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में पूरा देख लेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में सब आ गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे देखिए, ट्राई, TRAI, ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भी है। योजना आयोग और नीति आयोग, याद रखिए एकदम इंपॉर्टेंट, इसे अभी बताएं, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, सॉरी गैर संवैधानिक है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी आपका गैर संवैधानिक है। सेबी का बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी गैर संवैधानिक है। लोकपाल लोकायुक्त, याद रखिएगा ये भी गैर संवैधानिक है, लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, NDC का बात करें तो ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। NDC जिसका 1952 में बताया है ना, NDC और सामुदायिक विकास कार्य, वो भी। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट, सॉरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये दोनों गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये तो गैर संवैधानिक निकाय के बारे में जाने पूरी डिटेल में। इसी का एक पार्ट है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, इसको वैधानिक निकाय बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, सरकार द्वारा निर्मित संगठन है, सरकार इसको बनाती है। इसका उल्लेख आर्टिकल में नहीं है, किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके पास एक पावर होता है, ये सलाहकारी बाध्यकारी शक्ति है इसके पास। ठीक है, सलाहकारी या बाध्यकारी शक्ति इसके पास होती है, और इसका जो मेंबर होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी का जो मेंबर है उसका चुनाव सरकार करती है, यानी कि इसके सदस्य का चुनाव सरकार द्वारा किया जाता है। अब समझिए स्टैट्यूटरी बॉडी क्या हुआ, जिससे रिलेटेड हम लोग का कोई भी आर्टिकल नहीं है, लेकिन सरकार अपनी सुविधानुसार इसको बनाती है, सरकार द्वारा निर्मित एक संगठन है। जैसे कि मान लीजिए माइनॉरिटीज के लिए जो संगठन बनाई है सरकार, वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इसको अभी तक कोई आर्टिकल प्रोवाइड नहीं किया गया है। जिस दिन कोई आर्टिकल प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस दिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा। जैसे एनसीबीसी को 102वां संविधान संशोधन में इसको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर दिया गया 338B, तो ये हो गया आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन उसी तरह बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल। ठीक है,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको कोई आर्टिकल अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया, अगर आर्टिकल प्रोवाइड कर देगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा। अब आपसे पूछेंगे जीएसटी क्या है, जीएसटी जो है एक संवैधानिक बॉडी है। क्यों? जीएसटी का एक आर्टिकल है, देखिए जीएसटी का आर्टिकल होता है 279A, 279A, इसीलिए जीएसटी जो है एक संवैधानिक निकाय हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। अब देखिए नेशनल लॉ कमीशन, ठीक है। फिर एनएचआरसी बता ही दिए थे, एनएचआरसी, एनएचआरसी, एसएचआरसी, ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का ही तो एक पार्ट है स्टैट्यूटरी बॉडी, इसीलिए ये आपका एनएचआरसी भी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय में आ जाएगा। सेबी का बात करें, ये भी एक वैधानिक निकाय है। एनएचएआई भी है, सीवीसी भी है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड वन्य जीव बोर्ड, यूआईडीएआई जो आधार कार्ड वाला होता है, ठीक है, वो भी आपका एक वैधानिक निकाय है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो आप समझ गए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है। अब आते हैं हम लोग, अभी इसमें आपको यही समझना था कि योजना आयोग और नीति आयोग जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से बीएसएससी का फेवरेट टॉपिक, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना लाने का उद्देश्य जो है वो है गरीबी को हटाना, रोजगार को बढ़ाना, जीवन स्तर में सुधार करना, आदमी का लाइफ में सुधार करना है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना, देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना। ये उद्देश्य मेनली है पंचवर्षीय योजना का। कुछ इंडस्ट्री डेवलप करना, कृषि को बढ़ावा देना, ये सब उद्देश्य होता है पंचवर्षीय योजना का। 5 साल का ये लोग टारगेट फिक्स करता है कि 5 साल में हम लोग को क्या करना है। वही चीज पढ़ने वाले हैं कि हर पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज लाया गया। अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया और लास्ट वाला जो पंचवर्षीय योजना था वो इनकम्प्लीट था, यानी कि पहले समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि नीति आयोग आ गया था। लास्ट वाला जो था 2012 से 17 इसका टारगेट था, 12वां पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान। लेकिन 2015 में आ गया क्या, नीति आयोग, और नीति आयोग के आने से हमारा ये जो पंचवर्षीय योजना है 12वां वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए बीच में कहीं कहीं पंचवर्षीय योजना रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि हो सकता है कहीं युद्ध हो गया, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, भारत चीन युद्ध हो गया, तो पंचवर्षीय योजना कुछ समय के लिए रुक गया। उस समय योजना अवकाश बोला जाता है कि योजना को थोड़ा सा अवकाश दिया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल प्लान्स, एनुअल प्लान्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो योजना अवकाश जो है 2 बार आया है, एक तो 1966 से 1969, 66 से 69 में योजना अवकाश आया, 3 वो कितना हो गया, योजना अवकाश 1 साल का होता है, तो 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, तो यहाँ पे पहला जो योजना अवकाश आया उसमें 3 गो था योजना अवकाश, ठीक है। और दूसरा आया 1990 से 92, इसमें 2 गो था, तो 1990 से 91 और 1991 से 92, तो ये था आपका योजना अवकाश। उसके बाद पूछता है रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। अनवरत योजना एक बार आया है 1978 से 80, एक्चुअली इसको बनाने का प्रोग्राम था 1978 से 83, ठीक है, 1978 से 83, और ये जो है आपका इतना चल नहीं पाया, 78 से 83 नहीं चल पाया, और 78 से 80 में ही ये समाप्त हो गया। इसमें भी आपको याद रखना, तो 3 चीज समझिएगा, पंचवर्षीय योजना आपको 12 को आया है, योजना अवकाश 2 बार आया है 66 से 69, 90 से 92, और अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान 78 से 80 में आया है। इस तीनों पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आते हैं सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का आपको जो कार्यकाल है वो है आपको 1991 से लेकर 56 तक। अब हम लोग देखते हैं ये किस मॉडल पर आधारित था, क्या इसका उद्देश्य था। इसका लक्ष्य जो था वो एकमात्र लक्ष्य था कृषि को बढ़ावा देना, कृषि इसका टारगेट था, कृषि सिर्फ खेती पर टारगेट किया था, और इस मॉडल का नाम था हेराल्ड डॉमर मॉडल, हेराल्ड डॉमर मॉडल, हेराल्ड डॉमर मॉडल। और हम लोग बात करते हैं इसमें, तो इसके समय बहुत सारा चीज लागू हुआ। क्या क्या लागू हुआ देख लेते हैं उसको। सबसे पहले लागू हुआ आपका 1952 में परिवार नियोजन। क्या हुआ? परिवार नियोजन, नियोजन, ठीक है। 1952 में आपको एनडीसी बना, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। और 1952 में क्या बना? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और एक चीज और समझिए कि जिस समय पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था 51 में, उस समय में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और सामुदायिक विकास कार्यक्रम नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि ये तो 51 में स्टार्ट हुआ, ये 52 में बना है। अब देखिए इसका काम है पंचवर्षीय योजना को देखना, एनडीसी का काम। लेकिन पहला में जब ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में, उस समय नहीं था, इसी बीच में इसको लाया गया।
इसीलिए इसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही पढ़ते हैं। और इसको लाया 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भी लाया 1952 में। और हम लोग देखते हैं इसमें क्या आपका लागू हुआ। और इसमें आपका लागू हुआ है भाखड़ा ना कुछ मतलब नदी घाटी परियोजना, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। और हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड महानदी पर है हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना। और आपका लागू है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ये 3 परियोजना आपको स्टार्ट हुआ है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जो आपका एग्जाम में पूछ सकता है। ये 3 5 मतलब परियोजना है, नदी घाटी परियोजना। सेकंड 5 ईयर प्लान का हम लोग बात करते हैं। ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। इसमें बस इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है आपका सेकंड 5 ईयर प्लान, इसको हम लोग बोलते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल। क्या बोलते हैं? पीसी महालनोबिस मॉडल, मॉडल। और देखिए, एक्चुअली इसको भौतिकवादी योजना भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उद्योगों को बढ़ावा दिया था। भौतिकवादी योजना, ठीक है। इसमें इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया था, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया था। देखिए, इंडस्ट्री कौन कौन है आपका? भारी उद्योगों, उद्योगों को बढ़ावा, यही इसका लक्ष्य था, भारी उद्योग को बढ़ावा। भारी उद्योग में जनरली और स्पेशली टारगेट किया था इस्पात संयंत्र, स्टील प्लांट, इस्पात संयंत्र। देखिए, हम आपको पहले ही बताए थे कि हम लोग इस्पात संयंत्र को याद करने का तरीका क्या है। राजभार, दाब बार, दाब बार, यानी कि रा से हो गया राउरकेला, जौ से हो गया जर्मनी, यानी कि राउरकेला जो स्टील संयंत्र है वो जर्मनी की मदद से बनाया गया है। भार, भौ से हो गया भिलाई, रौ से हो गया रूस, भिलाई जो है वो रूस की मदद से बनाया गया है। दा से हो गया तो आपका दुर्गापुर, दुर्गापुर। अब बौ से हो गया ब्रिटेन, यानी कि दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन की मदद से बनाया गया है। लास्ट में था बार, ठीक है। बा से हो गया बोकारो स्टील संयंत्र, और ये रूस की मदद से बनाया गया है। याद रखिए, इसमें जो हम आपको बताएं राजभार और दाब बार, ये पहला तीनों आपको इसी 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया है। बोकारो वाला बाद में आया है। बोकारो वाला जो है वो अनवरत योजना अवकाश जब आया था ना, उस समय आया था, ठीक है, उस समय आया था। या फिर थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था, थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कि स्टील प्लांट में कौन कौन है। सबसे पहले है आपको दुर्गापुर, राउरकेला लिख लेते हैं अपने ट्रिक से, है ना। राजभार, राउरकेला, रो से हो गया राउरकेला, किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से। स्टील प्लांट, एसपी लिख देता है, स्टील प्लांट, ठीक है। उसके बाद आपको राजभार, बहुत से भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट, ये किसकी मदद से? रूस की मदद। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा में है। और हम लोग बात करें दुर्गापुर, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट ये बनाया गया है ब्रिटेन की मदद से, ब्रिटेन की मदद से। तो ट्रिक क्या है इसका, फिर से देख ली। राजभार बोलता है ना आपका, राजभार कौन संभालेगा? तो राजभार, राउरकेला जर्मनी, भिलाई रूस। उसके बाद दाब, दाब का यूनिट क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक बार होता है। तो दौ से हो गया दुर्गापुर, बौ से ब्रिटेन, बौ से बोकारो, रौ से रूस। ये आपका ट्रिक है, याद रख लीजिए। हम लोग बहुत पहले पढ़ते थे तो यही ट्रिक से याद करते थे। आगे आते हैं, अब आपका है थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में आपको 1961 से 66, 1961 से 66, 5 साल के लिए है, ठीक है। ये अब इसको समझिएगा कि इसको बोलते हैं प्रोफेसर सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। क्या बोलते हैं? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, चक्रवर्ती मॉडल, ठीक है, इसी को बोलते हैं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। और याद रखिए, ये एक्चुअली दोनों पे बढ़ावा दिया। पहला वाला था आपका किस पे? पहला वाला था कृषि को, दूसरा उद्योग को। इसमें दोनों को, कृषि और उद्योग दोनों को, यानी कि कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता, दोनों को प्राथमिकता दिया, प्राथमिकता दिया, दोनों को प्राथमिकता दिया। अब देखिए, इसमें इसी समय जो है आपका आ जाता है 1965 में क्या? भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है। बहुत इंडिया को लॉस, बहुत पैसा का हानि, बहुत लोगों की मृत्यु,
1962 में भारत चीन युद्ध हो जाता है, भारत का चाइना से युद्ध हो जाता है। पाकिस्तान से युद्ध तो इंडिया जीत जाता है, चाइना से युद्ध नहीं जीत पाता है, ठीक है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान का युद्ध से इंडिया कमजोर हो चुका था। फिर देखिए इसके बाद तुरंत इंडिया में देखिए कितना, और 1965 से 66 में एकदम भीषण सूखा, एकदम सूखा, खाना का लाला पड़ जाता है आदमी, सूखा हो जाता है एकदम, खाना ही, फसल बर्बाद, सूखा। इसीलिए जो है थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो आपका असफल हो जाता है, एकदम फेल, टोटली फेल। क्यों फेल? क्योंकि इतना सारा युद्ध हो गया, इतना सारा प्रॉब्लम हो गया, तो ये जनरली फेल हो जाता है। अब फेल होता है लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारा चीज बनता है, बहुत सारा चीज बनता है, ठीक है। क्या बनता है? बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बताइए? रूस की मदद से, रूस की मदद से बोकारो स्टील प्लांट बनता है 1964 में, ठीक है। उसके बाद आईडीबीआई, आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक बनता है 1964 में, ठीक। उसके बाद आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, एफसीआई बनता है 1965 में। उसके बाद आपको यूटीआई, यूटीआई बनता है 1964 में। इस सब को आपको याद रख लेना है, कौन चीज कब बना है। यूटीआई भी बनता है 1964 में, यानी कि ये सारा चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर इंडिया का कंडीशन डगमगा गया है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, 62 में भारत चीन युद्ध हो गया, और 65 से 66 में सूखा पड़ गया, तो प्रधानमंत्री जो है, देखिए और एक चीज और प्रधानमंत्री बताना भूल गए, पहला 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान, प्रथम तीनों 5 ईयर प्लान में जो अध्यक्ष थे, जो 5 ईयर प्लान के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम तीनों 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जैसे जैसे याद आएगा आपको बताते रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम तीनों 5 ईयर प्लान के अध्यक्ष, ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि नहीं, अब देश को थोड़ा सा विराम देने की आवश्यकता है, योजना अवकाश लेने की आवश्यकता है। योजना अवकाश 1 साल का था, बोलता है 5 साल का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, अब सिर्फ 1 साल का टारगेट करेंगे, है ना। और 1 साल का टारगेट किया, वार्षिक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वार्षिक योजना। योजना अवकाश जो है वो एक वार्षिक योजना होती है। तो सबसे पहला वार्षिक योजना चला कब? 1966 से 67, ठीक है। फिर दूसरा वार्षिक योजना चला 67 से 68, फिर दूसरा वार्षिक योजना चला 68 से 69, यानी कि योजना अवकाश 3 गो चला, 67 से 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, यानी कि इसका कार्यकाल क्या हो गया? 1966 से 69, 3 गो चला, ठीक है। और इसमें जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, जिसको बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति योजना अवकाश में आता है, याद रखिएगा, किसी भी 5 ईयर प्लान में नहीं आता है, ये योजना अवकाश में आता है। और हरित क्रांति जो है इसके जनक कौन है? और हरित क्रांति 66-67 में आता है, 1966-67 में, ठीक है। इसके जनक, हरित क्रांति के जनक जो है वो है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। लेकिन अगर इसका भारत में जनक बोलिएगा, भारत में जनक कौन है? तो इसका भारत में जनक है एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए ठीक है, ये भी समझ गए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे है चौथा 5 ईयर प्लान। चौथा 5 ईयर प्लान जो है अब आता है 1969 से 74, 1969 से 74, याद रखिएगा। इसको डी.आर. गॉडगिल मॉडल, डी.आर. गॉडगिल मॉडल भी बोलते हैं, चौथा 5 ईयर प्लान को डी.आर. गॉडगिल मॉडल, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं, इस समय जो अध्यक्ष थी हमारी इंदिरा गांधी, अब प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू की जगह कौन बन गई? इंदिरा गांधी बन गई, ठीक है, इंदिरा गांधी बन गई, ठीक है। अब देखिए इसी के समय जो है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जो है 1971 में एक आम चुनाव के समय में गरीबी हटाओ का नारा दिया था पहली बार, ठीक है। 1971 में आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया, हटाओ का नारा दिया। देखिए ये हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग समझिए, इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया, लेकिन ये नारा 5 ईयर प्लान का नहीं था, याद रखिए 5 ईयर प्लान का नारा नहीं था, वो एक आम चुनाव में भाषण दे रही थी और बोली थी गरीबी हटाएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे गरीबी हटाओ का नारा कहाँ दिया, तो 5th 5 ईयर प्लान में,
ठीक है। अगर आपसे पूछे गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले कौन दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। कब दिया था, 1971 में, आम चुनाव में। लेकिन अगर गरीबी हटाओ का नारा अगर हम लोग बात करते हैं किस 5 ईयर प्लान में दिया गया, तो पंच फिफ्थ 5 ईयर प्लान, यही समझिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए अगला। और हम लोग इसमें समझते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये आया था 1970 में। ठीक, 1970 में। ऑपरेशन फ्लड, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इसी से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, से संबंधित। और इसके जनक कौन है बताइए, श्वेत क्रांति के जनक, कमेंट कीजिएगा, श्वेत क्रांति के जनक। आगे आते हैं, इसमें अगला चीज जो आया है स्थिरता के साथ। देखिए इसको समझिएगा कि ये जो है आपका आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना की बात करता है। ठीक है, और इसमें स्टेबिलिटी के साथ हम लोग आर्थिक आर्थिक विकास भी करते हैं और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। यानी कि इसमें स्टेबिलिटी के साथ, यानी कि स्थिरता के साथ, ठीक है, हम लोग अपना विकास भी करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। आर्थिक विकास करेंगे और आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता पर बल दिया था, इसकी बात कहा था। ठीक है, और इसी समय में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आता है, परिवार नियोजन आता है। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, क्या आता है, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। और बात करते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ये फेमस क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। और इसी के समय में इसरो की स्थापना होती है, इसरो की स्थापना। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में होता है शायद, 1969 में, देख लीजिएगा डेट इसका, है ना। इसरो की स्थापना होती है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। बेंगलुरु इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला 5वां 5 ईयर प्लान। 5वां 5 ईयर प्लान जो है फिर ये कृषि पर बढ़ावा देता है, क्या देता है, कृषि क्षेत्र का विकास। इसका यही टारगेट था, बोलता है नहीं हम लोग कृषि का ही विकास करते हैं, अभी ज्यादा बेटर है। और इसका नाम क्या है, इसका ड्राफ्ट कौन तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था डीपी धर, डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि 5वां 5 वर्षीय योजना का ड्राफ्ट जो है, प्रारूप जो है, वो तैयार किए थे डीपी धर। ये भी आपको याद रखना है। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है, इसमें आपको देखिए एक चीज को 5वां 5 वर्षीय योजना समझिएगा, 74 से 79 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये 1 साल पहले, 4 साल चला, 5 साल नहीं चला। क्यों, समय से पहले समाप्त हो गया, समय से पूर्व समाप्त हो गया ये। क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि उसमें री इलेक्शन हो गया था, री इलेक्शन हो गया था, दोबारा चुनाव हो गया था। ठीक है, री इलेक्शन होने के कारण ये जो है, जो सरकार थी वो इसको पहले ही समाप्त कर दी। ठीक है, समय से पूर्व। तो आपसे पूछेगा कौन सा 5 वर्षीय योजना अपने समय से पूर्व समाप्त हो गया था, 74 से 75, 5वां 5 वर्षीय योजना। और देखिए 12वां जो लास्ट वाला था वो भी तो पहले समाप्त हो गया था, क्या कि नीति आयोग आ गया था, तो वो भी पहले समाप्त हो गया था। और 5वां भी, 5वां और 12वां जो है वो समय से पहले समाप्त हो गया था। और बात करते हैं इसमें फेमस चीज क्या है, इसमें फेमस चीज है गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये बीएसएससी सीजीएल 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, बीएसएससी सीजीएल 3 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, गरीबी हटाओ का नारा किस 5 वर्षीय योजना में दिया गया, ये क्वेश्चन है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला अगला हम लोग बात करते हैं काम के बदले अनाज। सबसे पहले 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था। देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है ईयर भी, 20 सूत्री कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था, 1975। फिर आपसे पूछे किस 5 वर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था 20 सूत्री कार्यक्रम, तो 5वां 5 वर्षीय योजना। और इससे संबंधित चीज, इसमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम कीजिएगा उसके बदले आपको अनाज मिलेगा, पैसा नहीं, अनाज मिलेगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम,
अनाज कार्यक्रम कार्यक्रम। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1977 से 78। 1977 से 78। आपको ईयर जरूर याद रखना है। आम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो ये देखिए, पहले भी ये होता था, जो मजदूर लोग आते थे गांव में, जमींदार के यहाँ खेती करते थे, तो जो खेती में जो फसल उगता था ना, तो उसका 50% या कुछ परसेंट उनको दे दिया जाता था कि तुम मजदूरी कर रहा है तो तुमको फसल इतना दे दिए, बाकी फसल भाई जिसका जमीन है वो रखता था। अब आगे आते हैं अनवरत योजना रोलिंग प्लान। 1978 से 1980 अनवरत योजना रोलिंग प्लान, 1978 से 80। अब देखिए, इसको जो है एक्चुअली में 1978 से 83 के लिए बनाया गया था। कब तक के लिए बनाया गया था? 1978 से 83 के लिए बनाया गया था, के लिए बनाया गया था। ठीक है, लेकिन लेकिन 1980 में समाप्त कर दिया गया। 1980 में ही इंड कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। और हम लोग समझते हैं इसमें, ये जो है आपका किस मॉडल पर आधारित है। ये सबसे पहले इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है दो को। श्रेय जाता है एक तो जनता पार्टी, क्योंकि पहले जो चुनाव हुआ था इसमें देखिए यहाँ पर मुझे, तो री इलेक्शन जो हुआ था यहाँ पे, री इलेक्शन जो हुआ था उसमें जनता पार्टी जीत जाती है। तो जनता पार्टी जो है बोलती है हम रोलिंग प्लान लाएंगे, हम 5 ईयर प्लान नहीं, रोलिंग प्लान लाएंगे। जनता पार्टी लाती है। और एक और डी लकड़वाला, डी लकड़वाला, ये डी लकड़वाला वही है जो गरीबी की माप करते हैं सबसे पहले, लेकिन गरीबी की माप अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। वो करते हैं गरीबी की माप, पहला माप करते हैं 7वां पंचवर्षीय योजना, 7वां आगे बताएंगे। तो डी लकड़वाला जो है और जनता पार्टी, ये दोनों मिल के आपका अनवरत योजना लाते हैं। ठीक है, और हम लोग इसमें एक चीज जो फेमस चीज है वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इसको गुन्नार मिर्डल मॉडल बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? गुन्नार मिर्डल मॉडल, यानी कि ये गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित था। और गुन्नार मिर्डल जो है, इनका एक बुक है, याद रखिएगा, बुक है एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला छठा पंचवर्षीय योजना। छठा पंचवर्षीय योजना, इसको हम लोग निवेश मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निवेश मॉडल, निवेश मॉडल। ठीक है, और एक्चुअली इसमें गरीबी और बेरोजगारी की व्यापकता में कमी लाने का बात किया गया था। यानी कि इसमें जो है क्या किया गया था? गरीबी और बेरोजगारी, बेरोजगारी जो बढ़ रहा है उसका, उसमें कमी करेंगे, की व्यापकता में कमी, इसका यही था उद्देश्य, कमी करना। और हम लोग बात करते हैं इसके समय, जो छठा पंचवर्षीय योजना है, इस समय में आया था एनआरईपी योजना। एनआरईपी योजना, नेशनल रूरल एजुकेशन पॉलिसी, ये होता है ना, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। एनआरईपी योजना 1980 में आया था, इसी समय आया था। ठीक है, और इसी समय जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने का बात किया गया। बोला कि बेरोजगारी जो है जनसंख्या से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये लोग जनसंख्या नियंत्रण पर बात किया। जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, सॉरी सॉरी, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ठीक है, को प्रोत्साहन। और यहीं पर आपको जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए क्या कर दिया था, और वो लाया था आपका, क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, है ना, नसबंदी वगैरह सब, है ना, जबरदस्ती करवा दिया जा रहा था लोगों का। भाई जिसको अभी बच्चा पैदा करना है, जरूरी है, वो नसबंदी क्यों कराएगा? तो फोर्स किया जा रहा था कि आप नसबंदी कराइए, जनसंख्या नियंत्रण करना है। तो उस समय चला था ये, इंदिरा गांधी के समय में भी चला था। और हम लोग इस समय देखिए क्या करते हैं, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता कब है? 1980 में। 1980 में। आपको ईयर जरूर याद रखना है, ईयर आपको जरूर याद रखना है। और इसी समय आपका नाबार्ड का स्थापना, देखिए एनआरईपी का तो स्थापना हो ही गया, नाबार्ड का स्थापना होता है, नाबार्ड का स्थापना, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड कौन समिति से बना था? संथानम समिति, है ना, संथानम समिति की सिफारिश पर बना था। 1982 नाबार्ड बना था, 1982। और हम लोग देखते हैं और क्या बना था, ट्राइसेम, TRYSEM, ट्राइसेम बना था इस समय में। और 1979 में बना था ट्राइसेम, ट्राइसेम 1979 में बना था। IRDP,
आईआरडीपी, आईआरडीपी, आईआरडीपी कब बना था ये नहीं पता है, लेकिन आईआरडीपी भी बना था। अब आते हैं सातवां पंचवर्षीय योजना। सातवां पंचवर्षीय योजना के समय अध्यक्ष कौन थे? राजीव गांधी। इसको बोलते हैं JW मिलर मॉडल, मिलर मॉडल, ठीक है, मिलर मॉडल, या इसी का दूसरा नाम है वस्तु मजदूरी मॉडल, वस्तु मजदूरी मॉडल। और इस समय जो आपके अध्यक्ष कौन थे? राजीव गांधी। अध्यक्ष कौन थे? राजीव गांधी, राजीव गांधी, ठीक है। आप देखिए, समझिए बात को। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था हम लोग का बीएसएससी सीजीएल मेंस में, बीएसएससी सीजीएल मेंस में, मेंस का एग्जाम में पूछा था कि जो सातवां पंचवर्षीय योजना है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। आगे देखिए, ये जेडब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है और वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित है, ठीक है। आगे समझिए, और हम लोग इसमें देखते हैं ये जनरली क्या किया है, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर न्याय पर आधारित प्रणाली की स्थापना इसका लक्ष्य है। यानी कि ये क्या किया है, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करेगा और आर्थिक असमानता को दूर कर न्याय पर आधारित प्रणाली, न्याय पर आधारित प्रणाली की स्थापना, प्रणाली की स्थापना, यही इसका टारगेट था, ठीक है। अब देखिए, समझिए होता क्या है। इसके समय में सबसे पहले बार गरीबी की माप तब तय की गई थी, गरीबी की पहली बार माप, फर्स्ट बार माप तय की गई। और वो माप कौन किया था? लकड़वाल समिति द्वारा, लकड़वाल समिति द्वारा, लकड़वाल समिति द्वारा। अभी आपको समिति सब बताएंगे हम, जितना समिति सब है ना इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का, वो सारा समिति हम बताएंगे, ठीक है। और इसके समय में आपको आता है भोजन काम और उत्पादन का नारा, भोजन काम और उत्पादन का नारा, उत्पादन का नारा। देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसा पूछता है, भोजन काम और उत्पादन का नारा जो है सातवां पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। इसके आपसे पूछे गरीबी हटाओ का नारा, तो पांचवा देखिए, गरीबी हटाओ का नारा पांचवा पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं और क्या है। इसके समय में आपको आया है जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। और जवाहर रोजगार योजना आता है 1989 में, 1989 में, ठीक है। और समझिए, हाँ, इसमें विदेश नीति को उदार बनाया गया था। देखिए, कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, विदेश नीति जो है इसको थोड़ा सा उदार, लिबरल किया गया था, उदार किया गया था, ठीक है। और हाँ, पेरा बदल गया था फेमा में, पेरा जो है वो बदल गया था फेमा में, फेमा। आप लोग कमेंट कीजिएगा पेरा और फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है ना। यहाँ पे रेगुलेटरी एक्ट है, ये मैनेजमेंट एक्ट ऐसे करके कुछ है ना। फेरा बदल गया फेमा में। और ये जो फेरा एक्ट है ये शायद आया था 1973 में, देख लीजिएगा आप लोग। फेरा एक्ट जो है 1973 में आया था, और ये जो फेरा बदल जाता है फेमा में, फेमा, ठीक है। और इसके बाद तो कुछ नहीं, इसके बाद दो गो अनवरत योजना आता है, अनवरत योजना, ठीक है। अनवरत योजना आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल प्लान्स, है ना। अनवरत योजना 1990 से 92, सॉरी, योजना अवकाश, है ना। योजना अवकाश आता है, अवकाश 1990 से 92, 1990 से 92, ठीक है। और इस योजना अवकाश में जनरली कुछ नहीं, 1991 में एक चीज होता है, मनमोहन सिंह जो है एलपीजी लाते हैं, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन ये लाते हैं उसका मतलब रखते हैं एलपीजी का, लेकिन एक्चुअली वो लागू कब होता है? 8th 5 ईयर प्लान में, 8th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 8वां 5 ईयर प्लान हम लोग पढ़ लेते हैं, पर ज़्यादा बढ़िया है। 8वां 5 ईयर प्लान 1992 से 97 होता है, 1992 से 97। और इसमें पीवी नरसिम्हा राव ने जो है, पीवी नरसिम्हा, उसमें प्राइम मिनिस्टर यही थे, पीवी, और यही अध्यक्ष भी थे। पीवी नरसिम्हा राव ने एलपीजी मॉडल की शुरुआत की, एलपीजी मॉडल की शुरुआत की, शुरुआत की।
आप लोगों को पीएम भी याद रखना है कि कौन था कब कब पीएम, वो भी याद रखना है। आगे, इस समय कौन सा नारा दिया गया था? मानव संसाधन का विकास का नारा। मानव संसाधन का विकास का नारा ये दिया गया था। मानव संसाधन का विकास का नारा। और बात करें तो 8वां 5 ईयर प्लान में आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पहले जवाहर रोजगार योजना था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है आपका जवाहर रोजगार योजना, अब है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दोनों में अंतर है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना आपका कब आता है? 1993 में। 1993 में। ईयर आपको याद रखना है, ईयर आपको कभी नहीं भूलना है। आगे, 9वां पंचवर्षीय योजना, 9th पंचवर्षीय योजना जो है ये 1997 से 2002, 1997 से 2002। और इसमें एक्चुअली किया क्या है, ये न्यायपूर्ण न्यायपूर्ण वितरण है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा एकदम सही से। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया है, समानता पर बल, ठीक है, समानता पर बल। ये आपसे पूछ देता है इसका लक्ष्य क्या है, यही है आपका लक्ष्य, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल, यही है इसका लक्ष्य। और हम लोग बात करते हैं, ये एक्चुअली असफल हो गया था, ये असफल हो जाता है। क्यों असफल हो जाता है? इसके असफल होने का कारण है, उस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय मंदी चल रही थी, है ना, इंटरनेशनल, अमेरिका अमेरिका सब मंदी में चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण, अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण ये 9th पंचवर्षीय योजना असफल हो गया। इससे पहले एक और पंचवर्षीय योजना असफल हुआ था जब इंडिया का युद्ध हो गया था चाइना वाइना से, वो था सेकंड नहीं 3rd पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना। लेकिन उसमें फिर भी बहुत सारा चीज काम हो जाता है। आपका बोकारो स्टील संयंत्र बन जाता है, एफसीआई बन जाता है, आईडीबीआई बन जाता है, यूटीआई बन जाता है, ठीक है। असफल होने के बावजूद भी वो बहुत सारा काम करता है। आगे बात करते हैं 10वां पंचवर्षीय योजना। 10वां पंचवर्षीय योजना जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम करता है। बोलता है आर्थिक मंदी आया है, आर्थिक मंदी के बाद भारत को हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग करेंगे ताकि भारत में आर्थिक मंदी नहीं आए। भारत को आर्थिक, अच्छा यहाँ पे एलपीजी मॉडल जो लिखे थे, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यहाँ देखिए 10वां पंचवर्षीय योजना क्या पढ़ रहे थे, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना इसका टारगेट किया था, महाशक्ति बनाना, यही अपना टारगेट बनाया था, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। और अगर बात करें, ये 2004 में लाता है किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल। देखिएगा हम जब बच्चे थे उस समय डीडी नेशनल या डीडी कुछ आता था, है ना, उस पे देता था किसान चैनल, 5 बजे शाम या 6 बजे शाम से स्टार्ट करता था, और किसान लोग का चैनल, उसमें बीज वगैरह के बारे में बताता था। जो लोग उस समय के होंगे वो लोग समझ सकते होंगे, और जो लोग अभी के होंगे वो नहीं समझेंगे। किसान कॉल सेंटर, किसान लोग फोन करता था, सर मेरा फसल में ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम क्या करें, तो वो उसमें हेल्प करता था। और कृषि चैनल स्टार्ट किया था 2004 में, कृषि चैनल। और क्या स्टार्ट किया है 2004 में? राष्ट्रीय कृषि आयोग, है ना, राष्ट्रीय कृषि आयोग, कृषि आयोग ये भी बना दिया था। तो कृषि पर थोड़ा जोर दे दिया था ज्यादा, है ना। और ये जो राष्ट्रीय कृषि आयोग बना था, इसके अध्यक्ष कौन थे, कौन बने थे पहला अध्यक्ष? सोमपाल शास्त्री, सोमपाल शास्त्री। हालांकि ये नहीं पूछेगा आपसे अध्यक्ष और अध्यक्ष, है ना। और हम लोग बात करें, इसमें आपको गरीबी बेरोजगारी कम करके पर कैपिटा इनकम को दुगुना करने का लक्ष्य रखा था, यानी कि गरीबी बेरोजगारी को कम करके जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, इसको अगले 10 वर्षों में डबल करने का टारगेट रखा है, करने का टारगेट। आप बताइए कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में जो किसानों की आय जो है, या फिर देश की गरीबी, मतलब देश का जो आय पर कैपिटा इनकम है हम लोग का, उसको 10 वर्षों में डबल करने का टारगेट रखा। तो 10वां, देखिए 10वां पंचवर्षीय योजना में अगला 10 वर्षों में डबल करने का टारगेट, ऐसे आप याद रिलेट करके कर सकते हैं। 11वां पंचवर्षीय योजना जो है ये है आपका, इसका कार्यकाल है 2007 से 2012, 2007 से 2012। और ये इसका टारगेट है 11वां 12वां दोनों टारगेट सेम है,
तीव्रतम और समावेशी विकास पर बल। तीव्रतम और समावेशी विकास पर बल। विकास पर बल। और यही आपका 12वां का भी सेम है, तीव्रतम और समावेशी विकास पर बल। समावेशी विकास पर बल। लेकिन अब देखिए, जो 11वां पंचवर्षीय योजना है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ, सबसे ज्यादा वृद्धि इसी में हो गई। मैक्सिमम वृद्धि दर आपका इसी में होता है। और वो वृद्धि कितना होता है? 7.9%। 7.9%। 12वां पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें आपको क्या करना है? विकास का लक्ष्य क्या किया है? विकास का लक्ष्य जो है, लक्ष्य 10% किया। विकास का लक्ष्य जो है, विकास जो है 10% टारगेट बनाया। ठीक है, और क्या टारगेट बनाया था 12वां पंचवर्षीय योजना? कि इसमें 100% तीन को चीज करेगा। 100%, एक तो 100% बिजली दे देगा सब जगह, विद्युतीकरण, इसका टारगेट। नीतीश कुमार भी इसमें बहुत कुछ काम किया है। 12वां पंचवर्षीय योजना जो आया था देश में, तो बिहार में नीतीश कुमार भी बहुत सारा काम किया था। हर घर में मतलब लाइट कटना बंद हो गया था, लाइट हमेशा रहता था। 100% विद्युतीकरण। साक्षरता को भी बढ़ावा देने का बात किया है कि अब लिटरेसी भी बढ़ाएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे। पढ़ने से रिलेटेड भी बहुत सारा चीज आया है इसमें। और ट्रांसपोर्टेशन पर भी बल दिया, 100% ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पर बल। ये तीन चीज पर टारगेट रखा था। इसका कार्यकाल था 12 से 17, लेकिन ये खत्म कब हो जाता है? पहले ही समाप्त हो जाता है, 2015 में समाप्त। क्यों समाप्त? क्योंकि इसके स्थान पर क्या आ जाता है? नीति आयोग। नीति आयोग आ जाता है। और नीति आयोग जो है, ये एक थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक। ठीक है, नीति आयोग थिंक टैंक है। और नीति आयोग भी आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, योजना आयोग की ही तरह। और नीति आयोग जो है आपका कैसे काम करता है? ऊपर से नीचे। अब ये नीचे से ऊपर। योजना आयोग नीचे से ऊपर काम करता है और नीति आयोग ऊपर से नीचे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख समितियां। प्रमुख समितियां हम लोग अब देखिए, अगला टारगेट है हमारा समिति पढ़ना। तो प्रमुख समिति में देख रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट समिति है जो बार बार इकोनॉमिक से रिलेटेड पूछती है, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो समिति है हमारा, महाजन समिति। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? चीनी उद्योग। महाजन लोग चीनी बड़ी खाते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। रंगराजन समिति। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। भुगतान संतुलन। ठीक है। क्या रंगराजन समिति और भी किसी चीज से संबंधित है? हाँ, पेट्रोलियम से भी संबंधित है। पेट्रोलियम का कुछ हुआ था, उससे भी संबंधित है रंगराजन समिति, लेकिन मैक्सिमम फेमस है भुगतान संतुलन। खुसरो समिति। समिति जो है कृषि शाख। कृषि शाख से रिलेटेड है। शाख ऐसे होगा ना, हाँ शाख, कृषि शाख। तो याद रखिए, शाख में आया ना ख से खुश रहो, कृषि शाख, ऐसे याद रखिए, रिलेट कीजिए। भूरे वाला समिति हम ऐसे याद किए थे कि मेरा बाइक जो है भूरा कलर का था, ब्राउन कलर का था। तो भूरे वाला समिति बाइक यानी कि मोटर वाहन कर में वृद्धि से संबंधित। मोटर वाहन कर में वृद्धि से संबंधित। वृद्धि से संबंधित कुछ ट्रिक से याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, एक बार रटिएगा, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं। मोटर वाहन कर में वृद्धि से संबंधित। अगला है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति घोटाला से है। प्रतिभूति घोटाला। प्रतिभूति घोटाला। प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। आगे आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। लघु उद्योग। आगे बात करते हैं के संथानम समिति। संथानम समिति इसलिए फेमस है क्योंकि इसी की सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना होती है। संथानम समिति की सिफारिश पर ही सीबीआई की स्थापना होती है। आपसे पूछेगा सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है? के संथानम समिति। ठीक है। आगे नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना होती है नरसिंहम समिति। नरसिंहम समिति से आपका क्या होता है? नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना नरसिंहम समिति। सॉरी हम गलती बता दिए, नरसिंहम समिति नाबार्ड नहीं है, सेबी है। नरसिंहम समिति सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, सेबी की स्थापना। ठीक है। और एक्चुअली नाबार्ड समिति जो है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है।
बैंकिंग सुधार से संबंधित है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। इसको एक बार सुधार लीजिएगा। सेबी की स्थापना जो है वो नरसिंह समिति और बैंकिंग सुधार भी नरसिंह समिति। नाबार्ड की स्थापना का बात करें तो यह शिवरमन समिति, शिवरमन समिति, शिवरमन समिति, शिवरमन समिति। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन समिति। देखिए आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति। देखिए आरबीआई बना कब था? 1935 में। और आरबीआई एक्ट कब आया था? आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, एक साल पहले। बना है 35 में लेकिन एक्ट आया 34 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 1949 में। एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, 56 या 55। फिर एलआईसी का भी पूछ देता है, आप देख लीजिएगा। एसबीआई, एलआईसी और क्या बोलते हैं आरबीआई, इसका नेशनलाइजेशन देख लीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये सारा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। 16 नहीं 14 बैंकों का है, सॉरी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और ये 1969 में हुआ था। ठीक है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये कमेंट कीजिएगा, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 शायद हुआ था, देख लीजिएगा। आगे रेखी समिति, रेखी समिति जो है वो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का बात आया तो वो भी बता देंगे आपको। और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित एक और समिति है, एल के झा समिति, एल के झा समिति, वो भी आपका अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप डायरेक्टली नहीं देते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का हम बता देते हैं, नीचे बता देते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे बता देते हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। दोनों का ट्रिक समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स का ट्रिक है wipro.co.in, विप्रो, wipro.co.in। 20 हो गया वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स। प्रोस हो गया प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, को से हो गया आपको कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। और इन से हो गया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, ये चारों टैक्स आपका क्या है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्ट देते हैं सीधा। और इनडायरेक्ट टैक्स का बात करें, आप याद रखिए एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, एक्सक्यूज मी। जैसे एक्स से हो गया आपका एक्साइज टैक्स, एक्साइज टैक्स। एक्साइज में जो आपका टैक्स लगता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम, सीयू से हो गया कस्टम, कस्टम टैक्स। एस ई से क्या हो गया आपका? सेवा, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। ठीक है, और एम से क्या हो गया? एम ई, मी, एम ई है ना, दो है। एम से हो गया आपका, एम से हो गया मार्केट टैक्स है ना, मार्केट, मार्केट ही होता है शायद, मार्केट टैक्स। हाँ, मार्केट टैक्स। और ई से हो गया इंटरटेनमेंट, मनोरंजन कर, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट टैक्स। यानी कि एक्साइज, कस्टम, सर्विस, सर्विस यानी कि सेवा, मार्केट टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स। एक और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इसका उल्लेख है 279A, कितना आर्टिकल 279A में। ठीक है, जीएसटी। तो ये सारा आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो यही क्वेश्चन पूछेगा। ये हम आपको बता दिए, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला है एकवर्त समिति। एकवर्त समिति 1924 में। ये किया क्या था? इस रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। क्या किया था? रेल बजट को, रेल बजट को आम बजट से अलग, आम बजट से अलग कर दिया था, अलग कर दिया था। लेकिन वहीं आता है विवेक देवराय समिति 2017 में। ये क्या किया? रेल बजट को आम बजट को मिला दिया, रेल बजट आम बजट में विलय हो गया, आम बजट में मिला दिया गया। ठीक है, मिला दिया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये विवेक देवरा समिति जो है, जब हम एसआई का एग्जाम दे रहे थे, बीपीएसएससी मेंस का एग्जाम, तो उसमें ये विवेक देवरा समिति का क्वेश्चन पूछा था। अगला बेसल समिति। बेसल समिति जो है बैंकिंग सुधार से, बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित है। बैंकिंग पर्यवेक्षण, बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भंडारी समिति। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से, क्षेत्रीय रूरल बैंक से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित है। आपको याद करना है, किसी भी हाल में याद रखना है और कोई उपाय नहीं। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित और भी कोई होगा आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, शायद 2-3 गो है, दोनों कमेंट कीजिएगा। आगे सुरेश वर्मा समिति है ना, सुमा वर्मा, सॉरी सुमा वर्मा, सुमा वर्मा है ना। सुमा वर्मा समिति क्या बोलता है? बैंकिंग लोकपाल से संबंधित है। बैंकिंग, बैंक में लोकपाल आया था ना, ओम्बड्समैन है ना, उससे संबंधित, बैंकिंग लोकपाल से संबंधित है। यूजीसी की स्थापना, यूजीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर। और ये जो राधा कृष्णन आयोग है 1948 में आया था, 1948 में। आगे आते हैं सप्तऋषि समिति 2002। ये घरेलू चाय उद्योग का विकास करने के लिए, घरेलू चाय उद्योग का विकास करने से संबंधित है। आगे बात करते हैं पार्थ सारथी समिति। पार्थ सारथी समिति जो है कर नीति से संबंधित है, टैक्स पॉलिसी, कर नीति से संबंधित है। अगला केलकर समिति, केलकर टैक्स बहुत लेता है ना, केलकर कर संरचना सुधार, कर संरचना सुधार, ये कर संरचना सुधार से संबंधित है। आगे यूपीएससी की स्थापना ली कमीशन, ली कमीशन, आप कमेंट कीजिएगा ली कमीशन कब आया था? ली कमीशन कब आया था, यहाँ कमेंट कीजिएगा। ली आयोग कब आया था? ली आयोग की सिफारिश पर ही यूपीएससी का स्थापना हुआ है। आगे आते हैं गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है, औद्योगिक रुग्णता, रुग्णता, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। आगे आते हैं हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव समिति जो फर्टिलाइजर, उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर से संबंधित है। आगे आते हैं स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या से रिलेटेड है, जनसंख्या, जनसंख्या से रिलेटेड है। ठीक है, सत्यम, सत्यम समिति, सत्यम शिवम सुंदरम वस्त्रम है ना, ऐसे याद रखें, सत्यम शिवम सुंदरम वस्त्रम, वस्त्र उद्योग से संबंधित है, वस्त्र उद्योग से संबंधित है, वस्त्र उद्योग। आगे राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति गरीबी रेखा का, देखिए ये दोनों है, सी रंगराजन समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी रेखा का निर्धारण है ना, गरीबी रेखा का निर्धारण। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है सुरेश तेंदुलकर समिति, ये बीपीएसएससी बिहार दरोगा मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन बैच? 2213 बैच, इसका मेंस में पूछा। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा का निर्धारण, मेंस या प्री? हाँ मेंस, मेंस में पूछा था, मेंस में। वांचू समिति, अगला है वांचू समिति। वांचू समिति का अगर हम लोग बात करें तो ये रिलेटेड है प्रत्यक्ष कर से, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। हम आपको इनडायरेक्ट टैक्स का 2 को बताए थे, रेखी समिति और एलके झा समिति। यहाँ है प्रत्यक्ष कर, वांचू समिति। आगे है कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति इसलिए फेमस है, ये हाल फिलहाल में आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति से संबंधित है। मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति जो है हथकरघा विकास, हथकरघा विकास से संबंधित है, हथकरघा विकास से संबंधित है। आगे
सच्चर समिति मुस्लिमों की स्थिति सुधारने के लिए इसका लाया गया था। मुस्लिमों की स्थिति सुधारने के लिए इस समिति को लाया गया था। एमबी शाह कमेटी, एमबी शाह कमेटी जो है विदेश में जो जमा रहता है ना ब्लैक मनी, उसको मतलब भारत में लाने के लिए, उसका जांच करने के लिए। विदेशों में जमा काला धन की जांच, काला नहीं काले होगा ना, काले धन की जांच, विदेशों में जमा काले धन की जांच से संबंधित है। उसके बाद बात करें अगर वाघुल समिति, तो भारत में मुद्रा बाजार, भारत में मनी मार्केट, मुद्रा बाजार से संबंधित है, मुद्रा बाजार से संबंधित है। और अगर हम लोग बात करें पारेख समिति, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमिंग से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमिंग, फ्रेमिंग से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमिंग से संबंधित है। तो यही था आपका आज का वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे ज़्यादा आपको मतलब इस टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ना है पंचवर्षीय योजना में, है ना, और समिति में इतना ही समिति आप पढ़ के जाइए, इसी से आपको रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछ देगा। हाँ, कभी कभी आपसे ये भी पूछ देता है कि कुछ संस्थान किस समिति की सिफारिश पर स्टार्ट हुए हैं, जैसे आपसे पूछ देगा FSSAI, इस टाइप से कुछ भी पूछ देगा, है ना। आपको नास्कॉम पूछ देगा, नास्कॉम कौन सा समिति की सिफारिश पर बना है। अगर समिति की सिफारिश पर बना है तो वो पूछेगा, नहीं बना तो आपको पढ़ना ही नहीं है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। कोई कोई समिति नहीं होता, जैसे आपको RBI यंग हिंटल समिति, तो वो फेमस है, वो पूछना ही, आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।